दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 29 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। दो तीन बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और आप सबको भुगतान के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, खबरें सुनाने से पहले आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे तत्परता से सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर कर दें। दोस्तों ये आपका फ़र्ज भी बनता है और समय की मांग भी है, और राष्ट्र को बचाने के अभियान में अगर आपको सम्मिलित होना है, अपने भुगतान के आंदोलन में सम्मिलित होना है, तो आपको ये सब करना ही होगा। नहीं करोगे तो कहीं देरी न हो जाए, और देरी मैं समझता हूँ अंधकार से भी बुरी होती है। तो देरी ना करें, जो आपका कर्म है, कर्तव्य है, उसे आप करें। जो हमारा कर्तव्य है उसे हम करेंगे। हमारी लड़ाई भी यही है कि सब अपने अपने कर्तव्य को पूरी समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ करें, उसमें कोई हीला हवाली ना हो। और देश का प्रत्येक नागरिक यदि अपने अपने कर्तव्य की पूर्ति करने लगे, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ, सिद्धांत के साथ, नैतिकता के साथ, तो देश में ये कोई समस्या ही ना रहे। जो समस्याएं हम देख रहे हैं कि आज देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को लाखों ठगों ने बारी बारी से योजना बनाकर ठग लिया, और जिन सरकारों को ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा वापस करना था, इन गैर कानूनी ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बैन करने से पहले उस कर्तव्य की पूर्ति करने में, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे वो हमारी राज्यों की सरकारें हों, कहीं न कहीं विफल रही हैं। स्थिति ये है दोस्तों कि देश में 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ ठगी हुई है इन कंपनियों के द्वारा। वैसे तो देश का प्रत्येक नागरिक ठगा जा रहा है। अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर्स को छोड़ दें, असेंबली में बैठे हुए विधायकों को छोड़ दें, और कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनको छोड़ दें, और कुछ टॉप क्लास के उद्योगपतियों को छोड़ दें, यानी केवल 3% लोगों को, अगर हिंदुस्तान की 3% आबादी को छोड़ दिया जाए तो 97% आबादी, 97% आबादी कहीं न कहीं ठगी का शिकार हुई है, हो रही है। लगातार ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ठगों का जो है साम्राज्य है वो बढ़ रहा है, ठगों की संपत्ति बढ़ रही है, और जो ठगी पीड़ित हैं वो निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके सहयोग से, आपकी शक्ति से हमने वो कर दिखाया है कि ये जो ठग शब्द हम बार बार बोलते हैं, इस ठग शब्द को बोलने में, इस ठग शब्द को बोलने की क्षमता आज उन 3% लोगों में से किसी के पास नहीं है कि वो इस शब्द को भी बोल सकें। ठग शब्द से देश की राष्ट्रपति डरती हैं, ठग शब्द से भारत के प्रधानमंत्री डरते हैं, भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, पूरी पार्लियामेंट डरती है, देश की तमाम असेंबलीज डरती हैं। केवल 3 राजनेताओं को हिंदुस्तान में छोड़ दिया जाए, राजनेता भी क्या, वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके भी मुझे लगता है अगर एक को छोड़ दूं तो बाकी 2 के तो अपने अपने स्वार्थ हैं। पहले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं, जो ठगों के खिलाफ एक्टिव हैं। जितने भी एक्टिव हैं, जितनी भी छूट उनके सीनियर नेतृत्व ने उनको दी होगी, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, या जो भी कांग्रेस के आला कमान हैं, उस छूट का लाभ उठाकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ठगों के खिलाफ बोलते हैं, ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और ठगी पीड़ितों का ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए 1000-1000, 2-2, 10-10, 5-5 हज़ार रुपया
भी वापस कर रहे हैं अपनी सीमित क्षमताओं को के साथ और सीमित आज़ादी के साथ। मैं समझता हूँ उनको संपूर्ण आज़ादी नहीं दी गई है कांग्रेस आला कमान के द्वारा। अगर संपूर्ण आज़ादी होती तो छत्तीसगढ़ में शायद अब तक छत्तीसगढ़ के पीड़ितों का, ठगी पीड़ितों का पैसा जरूर वापस हो चुका होता। तो पहले व्यक्ति भूपेश बघेल, दूसरे व्यक्ति संयोग से वो भी कांग्रेस के हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो भी ठग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि वो जादूगर भी हैं बताते हैं, तो वो इतनी जादूगरी के साथ उस ठग शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि उनके लिए ठगी केवल एक जो वो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके पॉलिटिकल जो विरोधी हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन तक सिमट के रह गया है उनका ठग शब्द अशोक गहलोत जी का। चूँकि उन्हें लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कोई ठग नहीं है और संजीवनी के अलावा कोई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, जबकि उन्हीं के राज्य में, राजस्थान में ही आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ठगी की घटना की है। 21 लाख पेंशनर्स को ठगा है, नवजीवन ने ठगा है, आपेश्वर खेतेश्वर धोकेश्वर ने ठगा है, समृद्धा जीवन ने ठगा है, गरिमा ने ठगा है, सहारा इंडिया ने ठगा है, बाइक बूट ने ठगा है, साईं प्रसाद और साईं प्रकाश ने ठगा है, और बहुत सारी हैं। राजस्थान में भी हजारों की संख्या में हैं जिन्होंने ठगा है, छोटी छोटी दुनिया भर की। लेकिन उनके खिलाफ ठग शब्द का इस्तेमाल राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत नहीं करते हैं। तो वो आंशिक मान लेते हैं कि चलो कम से कम वो ठग शब्द से डरते नहीं हैं, ठग शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं। तीसरे व्यक्ति और हैं दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सांसद रहे हैं। आमतौर पर वो जब सांसद थे तब भी ठग शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका ठग शब्द भी सिलेक्टिव है। वो भी केवल PACL पल्स के घोटाले को लेकर के ही हमलावर रहते हैं और उतना ही बोलते हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है कि हो सकता है ये इन तमाम नेताओं की नूरा कुश्ती हो ठगों के साथ। चूँकि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने अल्केमिस्ट के मालिक KD सिंह को मंत्री बना दिया है पंजाब सरकार में, जिसने बिहार के लोगों को लूटा, यूपी वालों को लूटा, छत्तीसगढ़ वालों को लूटा, झारखंड वालों को लूटा और तो और पंजाब और वेस्ट बंगाल तक के लोगों को लूटा है। वो आदमी आज भगवंत मान की सरकार में मिनिस्टर है। ये जो गुल्ली डंडा वाला सरदार जी है, क्रिकेटर जो था, कौन सा सिद्धू है, उसको उन्होंने संसद में भेज दिया है, जबकि वो उसी पर्ल ग्रुप का काउंसलिंग डायरेक्टर था, जिस पर्ल ग्रुप के ठगी प्रकरण को लेकर भगवंत मान आरंभ से ही हमलावर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद भगवंत मान को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है कि वो केवल उतना ही बोलें जितने से उनको आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल लाभ हो सके, और वो ठगों को भी मंत्री पद दें। चूँकि उनका आला कमान भी बड़ा तानाशाह किस्म का है, अरविंद केजरीवाल, वो भी कभी ठगों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। ठग शब्द से उसको भी उतना ही डर लगता है जितना नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को या नीतीश कुमार को या अखिलेश को या जयंत को या मायावती को या CPI CPM के लोगों को या अन्य पॉलिटिकल लीडरान को। तो दोस्तों, ये ठग शब्द इतना मारक है, इतना खतरनाक है कि इससे देश के आला हुक्मरान भी डरते हैं। जिस शब्द का इस्तेमाल आजकल मैं तो हज़ारों बार करता हूं दिन भर में, लेकिन पूरा देश भी इस ठग शब्द का इस्तेमाल आजकल करने लगा है। और जैसे जैसे ठग शब्द का प्रचार प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, CPI CPM, शिवसेना, TMC, RJD, JDU, सपा, बसपा, RLD, इनेलो वगैरह वगैरह, आम आदमी पार्टी, इन सब की श्वासें कमज़ोर होती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ठग शब्द प्रचारित प्रसारित होगा, बढ़ेगा, ये न केवल देश के बेईमान नेताओं को, डरपोक नेताओं को, कायर नेताओं को, मतलबी स्वार्थी घृणित नेताओं को, बल्कि
देश के पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त कर देगा। मैं ऐसा आभास कई बार करता हूँ कि ये जो इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, तमाम शासकों ने, प्रशासकों ने, न्यायाधीशों ने, और ठग शब्द को सुनकर डरने लगे हैं, या उसको एक तरह से कहें तो अनऑफिशियल रूप से इन्होंने असंवैधानिक शब्द घोषित कर दिया है कि ठग शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना, इसको नेगलेक्ट कर दो, बाकी शब्द उठा लो लेकिन ठग शब्द को कोई भी ना बोले। तो ये ठग शब्द एक दिन इन सब के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा, क्योंकि देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं दोस्तों, और वो आवेदन कर रहे हैं। चूँकि कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने, 2019 में ही बना दिया था, नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019, जिसके तहत देश की 3 लाख कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रतिबंधित किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया गया। लेकिन यही कानून ये कहता था कि देश का प्रत्येक जिला कलेक्टर अपने ज़िले में इस कानून का प्रचार प्रसार करेगा, अपने ज़िले के तमाम पीड़ितों से, ठगी पीड़ितों से, जमाकर्ता परिवारों से भुगतान के आवेदन आमंत्रित करेगा, उनके भुगतान के आवेदन लेगा, उनका निरीक्षण करेगा और पीड़ित जमाकर्ता आवेदक का पैसा 180 दिन में उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस करेगा। तो दोस्तों, प्रतिबंध तो कर दिया कंपनीज़ को, लेकिन किसी का पैसा वापस देश में नहीं किया गया। अगर हम छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा मोड़ा 0.5% मान लीजिए कि उतने लोगों का भुगतान हुआ है, बाकी जगह कहीं भी भुगतान की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल को तो छोड़ दीजिए, वहाँ कुछ लोगों का मिला पैसा, लेकिन अपने जो वहाँ का वेस्ट बंगाल का लोकल PID एक्ट था उसके तहत दिया उन्होंने। आसाम हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, या उत्तराखंड हो, या झारखंड हो, बिहार हो, या कोई और राज्य हो, केरल, कर्नाटक वगैरह, सभी में भुगतान के मामले में यही स्थिति है। हाँ, इतना अंतर ज़रूर हुआ है कि देश के 18-19 राज्यों में इस कानून के तहत आपके संघर्ष की बदौलत भुगतान के आवेदन सरकारों ने लेने आरंभ कर दिए हैं, और कहीं कहीं वो तहसील स्तर पर भी हुए। दोस्तों, आज की मैं सबसे बड़ी खबर बताता हूं कि आपने जो ये जनमत पैदा किया है, ये दबाव पैदा किया है, और 31 जुलाई का जो भुगतान दिवस, भुगतान क्रांति का आंदोलन आपने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में करने की घोषणा की है, उससे घबराकर कहो या बट्स एक्ट अथॉरिटी की ईमानदारी कहो, दिल्ली की बट्स एक्ट अथॉरिटी ने एक प्रकरण में 2 ठगों के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। चूँकि वो एक बार उपस्थित होकर के भी दोबारा से नहीं आए, तो 4 SHOs को डायरेक्शन दी गई है अरेस्ट करने की, उनको अरेस्ट वारंट इशू करते हुए। और जो दिल्ली के नोडल ऑफिसर हैं ACP, उनको डायरेक्शन दी गई है कि इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, इनकी चल अचल संपत्तियों को सीज किया जाए और सक्षम अधिकारी के समक्ष पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि सक्षम अधिकारी इस मामले को फास्ट कोर्ट में चलवाकर उन पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का भुगतान कर सके, जिन्होंने भी उनके समक्ष अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत किए। दोस्तों, शुरुआत है, श्री गणेश है, बड़ी खबर है हमारे लिए। उस ठग कंपनी का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि कहीं वो ठग अलर्ट ना हो जाएं, अभी तक खुले घूम रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन 2-3 दिन में वो अरेस्ट हो लेंगे, उसके बाद सबको पता चल जाएगा। चूँकि पहला प्रकरण होगा ये, तो ये तमाम अखबारों में आएगा, तमाम मीडिया में आएगा, और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को इस वजह से भी पूरा देश जानने लगेगा। दोस्तों, आज पंजाब के CM भगवंत मान ने भी ट्वीट किया है कि वो पल ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज करेंगे, नीलाम करेंगे और पंजाब के पीड़ितों का पैसा देंगे। लेकिन पल ग्रुप की बात वो कर रहे हैं, वो अल्केमिस्ट की बात नहीं करते, कैमुना की बात नहीं करते,
बाइक बोर्ड की बात नहीं करते हैं, साईं प्रसाद साईं प्रकाश की बात नहीं करते, समृद्धा जीवन की बात नहीं करते, फ्यूचर मेकर किम फ्यूचर की बात नहीं करते, रोज वैली की बात नहीं करते, सहारा इंडिया की बात नहीं करते, और दुनिया भर की ऐसी ठग कंपनी है, मैं कितनियों के नाम गिनाऊं, मेरे पास ही 150 कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं, रोज वैली, पिनकॉन समेत। और एक वो अनी बुलियन वाला आजकल चल रहा है, निहारिका सिंह वाला, एक IFS जो प्रधानमंत्री की के साथ जिनके बहुत मधुर संबंध हैं, उनकी कंपनी के बारे में भी आजकल खबरें आप पढ़ते रहते होंगे। शाइन सिटी वाला, योगी जी का साथी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, जो दुबई से बैठ के पूरे रॉकेट को चला रहा है, रैकेट को, लेकिन उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, ना उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कोई बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ठग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, लोगों को ठग के, जनता के खून पसीने की कमाई को ठग कर, उनके खिलाफ भारत सरकार को और राज्यों की सरकारों को भी संवेदनशील होना चाहिए दोस्तों। लेकिन वो संवेदनाहीन हो गई हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पकोड़े को रोजगार बता देते हैं, पकोड़े तलने को, उनकी तर्ज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल वो बाइक ठीक कर रहे हैं, मैकेनिकी कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स में आ रहा है। लेकिन ये नेता, बड़बोले नेता कहता हूँ मैं तो इनको, ठग शब्द को एक बार बोल नहीं सकते, इतनी हिम्मत इनमें नहीं है, ये इतने सामर्थ्यहीन हो चुके हैं। और आप जो ठग शब्द को बार बार प्रयोग कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, आप तो बहादुर हो, देशभक्त हो, तो आपको समझ लेना चाहिए, इन चीज़ों से आपको हौसला मिलना चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए कि जो ठग शब्द इतना घृणित शब्द है या भयावह शब्द है कि उसको लेने से देश के प्रशासक, शासक और न्यायाधीश डर रहे हैं, उस ठग शब्द को ही आपको हथियार बना लेना है दोस्तों। और जब तक चाहे राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या कोई और हो, जब तक वो ठग शब्द को रटने ना लगें, तब तक आपको मौन नहीं होना है दोस्तों। आज मैं राजस्थान के दौसा के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कल दौसा में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, चूँकि 25 अगस्त 2022 से लगातार हम देश को जगाने का काम कर रहे हैं। अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून को देश को बता रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, उसके तहत भुगतान के आवेदन करवा रहे हैं। और स्थिति आपको मैंने बताया ही, जैसा कि दिल्ली की बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने पहला वारंट इशू कर दिया है, तो सबको करना पड़ेगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज नहीं तो कल सबको ये काम करना है। अरेस्ट वारंट भी इशू होंगे, भुगतान के ऑर्डर भी होंगे, भुगतान भी होंगे, आपके आवेदन भी होंगे, लेकिन इसमें अभी संभवतः थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, चूँकि आप भी तत्परता के साथ अपने अपने भुगतान के आवेदन अपने अपने जिला कलेक्टर्स को नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं कलेक्टर्स बदमाशी करते हैं, उन्होंने काउंटर नहीं खोले हैं, कानून के तहत नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप डाक से तो भेज ही सकते हैं उनके पास। उनकी शिकायत राज्य के चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री को कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो वो भी खोलेंगे, लेकिन आप ऐसा सब लोग कर नहीं रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा आपको सबको करना चाहिए। अपने भुगतान के आवेदन अपने कलेक्टर को, अगर वो बाई हैंड नहीं ले रहे हैं तो रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से अवश्य भेज देने चाहिए, और उसकी एक कॉपी अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को और देश के प्रधानमंत्री को भी ज़रूर भेजनी चाहिए, ताकि उन पर एक दबाव बने इस कानून की अनुपालना का, आपके भुगतान का। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमने 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अगस्त में जाके होगा। देश के 18 राज्यों को जगा दिया है, करोड़ों लोगों के भुगतान के आवेदन करा दिए हैं। हालांकि एक आदमी आज नई बात कह रहा था कि साहब इससे तो सरकार को ही फायदा हो जाएगा, सरकार कहेगी जी हमने तहसील स्तर पर काउंटर खोल के आवेदन लिए हैं, पैसा भी देंगे तो लोग झांसे में आ जाएंगे। तो दोस्तों, और एक तो यही आरोप लगा रहा था कि आप सरकार के भक्त हो, सरकार से मिले हुए हो, सरकार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हो। हम भक्त नहीं हैं, सरकार को फ़ायदा पहुँचाना हमारी नीयत है। चूँकि सरकार हमारी है तो सरकार का फ़ायदा होगा तो देश का फ़ायदा होगा, ये तो हम चाहते हैं कि हो ऐसा। लेकिन दोस्तों, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए नहीं हैं। सरकार जिसकी भी होगी उसी का हम काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार मोदी जी की है, राज्यों में ज़्यादातर बीजेपी की सरकारें हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है हमारे मिशन से निश्चित रूप से। लेकिन इसे हम वोट में
नहीं बदलने देंगे उनको कि वो इसका लाभ बिना भुगतान के ले सकें। उसके लिए शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर 31 जुलाई को हम राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा विशाल राष्ट्रव्यापी आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। और उस आयोजन का लक्ष्य यही होगा कि भुगतान से पूर्व किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी सरकार के मुखिया को इसका लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। ये धर्म सरकार का था, ये सरकार का कर्तव्य था कि वो अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून का ग्रामीण स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर प्रचार प्रसार करती, बैनर लगवाती, होर्डिंग लगवाती, अखबारों में विज्ञापन देती, टीवी पर विज्ञापन आते। ये सरकार का काम था। हजारों करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन उस बजट को पेंडिंग डाल दिया गया। सरकार ने कहीं भी एक 4 लाइन का विज्ञापन तक इशू नहीं किया है 4 साल में दोस्तों। सारा पैसा नरेंद्र मोदी और उनके मित्र हड़प गए हैं। राज्यों में राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और उनके मित्र हड़प गए हैं, जो इस कानून के प्रचार प्रसार के लिए था। आवेदन सरकार को आमंत्रित करने थे विज्ञापन जारी करके, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा करके, लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया। हमने किया और सरकार ने इसके बदले हमें 1 रुपया नहीं दिया। उल्टा हमारे खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक मुकदमा दर्ज करा दिया कि हम उनके नाम पर लोगों से पैसा ले रहे हैं, जबकि सत्य ये नहीं था। कोई पैसा नहीं लिया। उनको लगता है आजकल तो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे खिलाफ जो है प्रधानमंत्री ने डायरेक्शंस इशू कर रखी हैं कि इनकी ये जांच करो, वो जांच करो, ईडी जांच करे, सीबीआई हो, ये वो हो। मैं डरता नहीं हूँ, घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी 1 रुपया भी कहीं से नहीं लिया है किसी से। मैं संगठन चला रहा हूँ, और संगठन ना भी चलाऊँ तो देश के 42 करोड़ पीड़ित परिवारों के लिए परिश्रम कर रहा हूँ, और उस परिश्रम के बदले कोई 100 रुपये, 1 रुपये, 500 रुपये, 1000 या 2100 मुझे दे रहा है, तो वो खुलेआम हो रहा है। कोई चोरी करके नहीं हो रहा, चोरी छुपे नहीं हो रहा है, जो मैं डरूंगा किसी प्रधानमंत्री से, सरकार से, ईडी से, सीबीआई से, या स्पेशल सेल से, या किसी और से। मुझे तुमसे कोई सुरक्षा भी नहीं चाहिए। मुझे ये भी भय नहीं है, खौफ नहीं है कि कोई मुझ पर हमला कर देगा, मुझे मार देगा। मैं जानता हूँ मुझे मार नहीं पाओगे, मुझ पर हमला नहीं कर पाओगे। मेरे खिलाफ आप झूठे षड्यंत्र रच सकते हो, तो ऐसे षड्यंत्रों को तो मैं तो कई जन्मों से तोड़ता आ रहा हूँ, झेलता आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मुझे न षड्यंत्रों से डर लगता है, न किसी के हमले से डर लगता है। मैं कभी प्रधानमंत्री से सुरक्षा नहीं मांगूंगा, या किसी चीफ मिनिस्टर से कि साहब आप मुझे सुरक्षा दे दो। मैं जैसा हूँ वैसा ही चलूँगा, चूँकि मेरी रक्षा तो स्वयं नारायण करेंगे, करते हैं, और वो सत्य करेगा जिसका मैं सेवन करता हूँ दिन और रात, जिससे एक कदम भी इधर से उधर मैं नहीं होता। मेरा आंदोलन पूरी तरह से सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन है। जो कर्म सरकार को करना चाहिए था वो कर्म हम कर रहे हैं, संगठन बनाकर कर रहे हैं, देश को जगा रहे हैं, कानून का प्रचार प्रसार करा रहे हैं, 42 करोड़ लोगों की पीड़ा को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसके बदले सरकार ने जो हमको दिया है, मुकदमा, अपमान, उपेक्षा, जिल्लत, यही होता ही है सरकारों के पास। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। किसी भी सत्याग्रही को कभी भारत रत्न मिलते सुना है? ऊधम सिंह को भारत रत्न मिला, महात्मा गांधी को भारत रत्न मिला, भगत सिंह को भारत रत्न मिला, चंद्रशेखर आज़ाद को भारत रत्न मिला क्या? सत्याग्रहियों को देने के लिए प्रत्येक शासन के पास केवल और केवल जेल और जिल्लत और मौत, ये 3 ही आभूषण होते हैं दोस्तों। तो यदि हमें भी जेल, जिल्लत, मौत के आभूषण से नवाजा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, हैरतजनक बात नहीं है। लेकिन हमारे इस संघर्ष के कारण अब उनको 2-3 बातें अच्छी तरह से पता चल चुकी हैं कि एक तो ठग शब्द को अवैधानिक घोषित कर दो, ठग शब्द पर ही प्रतिबंध लगा दो अनऑफिशियल रूप से, क्योंकि अगर ये ठग शब्द प्रचारित हुआ तो न केवल मोदी जी बल्कि राहुल और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की सत्ता का भी समाप्ति हो जाएगी। और जितना हो सके उतना इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को दबाने का, डराने का, झुकाने का प्रयास किया जाए। दोस्तों ये चल रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कई एजेंट साथियों को पुलिस बुला बुला के डरा धमका रही है। अरे भले आदमियों, किस लिए डरते हो? पुलिस बुलाएगी, सत्यापन कराएगी,
आप करो उसको बेखौफ होकर। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे बदतमीजी करता है, अभद्र व्यवहार करता है, आपको जेल भेजने के नाम पर, झूठा मुकदमा दर्ज करने के नाम पर डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है, पैसे की डिमांड करता है, तो उसकी शिकायत करो। ज़िले में एसपी बैठा होता है, कहीं कमिश्नर बैठे होते हैं, कहीं डीसीपी होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। कुछ भी नहीं है तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति जनमत है। तुम 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो देश में, एजेंट ही एजेंट। अपने आप को मजबूत करो, अपने भय को दूर करो। तुम्हारे अंदर मन में जो पाप छुपा हुआ है, अपराध बोध की जो भावना से तुम ग्रसित हो गए हो कि तुमने इन कंपनीज में काम करके कोई पाप कर लिया, अपराध कर लिया, उससे बाहर निकलो। कानून है, सबके भुगतान के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है, उसे निवेशकों को जा करके बताओ। निवेशक जान जाएंगे और वो केवल ठग ठग बोलने लगेंगे तो ये तमाम लोग धूल धूसरित हो जाएंगे, मर जाएंगे, आपका भुगतान हो जाएगा। 31 जुलाई को जो हम सेमिनार कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। रामलीला मैदान में जब कोई कार्यक्रम होता है तो कोई साधारण इंसान वहाँ कार्यक्रम नहीं कर पाता है। आपकी समझ में होना चाहिए ये बात। जो धन पशु होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी होती है, वही रामलीला मैदान में कार्यक्रम कर पाते हैं। लेकिन आप न करोड़पति हो, न लखपति हो, न अरबपति हो, बल्कि लुटे पिटे लोग हो। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण प्राप्त नहीं है, आपके पास कोई आढ़तिये नहीं है, आपके पास कोई उद्योगपति नहीं है, कोई फाइनेंसर नहीं है, आपको किसी विदेशी एनजीओ से वो नहीं मिल रहा। आप अपनी मेहनत, अपने श्रम के उस एक एक रुपये से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जो आपने अपनी खून पसीने से कमाया है। तो ये बड़ी बात है, बड़ा इतिहास बनने जा रहा है हिंदुस्तान में। इसलिए डरो मत, घबराओ मत किसी भी चीज़ से। चूक न कर न डर। हमने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, इसलिए किसी से डरेंगे नहीं। और बताए देता हूँ मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को भी, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ध्यान रखना, अगर तुमने जल्दी से जल्दी विधि सम्मत तरीके से विधि बना दी है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बधाई के पात्र हो। आवेदन ले रहे हो, इसके लिए भी बधाई के पात्र हो, कहीं कहीं जो ले रहे हैं। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया के बाद आपने अगर देश का भुगतान नहीं किया, देश यूं ही सिसकता रहा, कराता रहा ठगों के खूनी पंजों में फंसकर, तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चूँकि लोगों में क्रोध बढ़ता जा रहा है, रोष बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ये क्रोध बढ़ेगा, रोष बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी, वो ठगों की वास्तविकता को समझेंगे कि ठगी शासन में है, ठगी प्रशासन में है, और ठगी उद्योगों में बैठे हुए हैं। एक दिन वो आएगा दोस्तों कि ये देश जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, रंग, नस्ल की वर्जनाओं को, सीमाओं को, मर्यादाओं को ध्वस्त करते हुए एकजुट हो उठेगा। और तुम जितने भी लोग आज ठगों को बचाने का प्रयास कर रहे हो, ठग शब्द से दूरी बना रहे हो, तुम सबका ये देश अस्तित्व समाप्त कर देगा। चूंकि ये वो देश है जिस देश ने मुगलों का साम्राज्य समाप्त किया, जिस देश ने अंग्रेज़ों का साम्राज्य समाप्त किया, हूँ और तुर्कों का साम्राज्य समाप्त किया। ये देश तुम्हारे भी इस बेईमान सिस्टम को समाप्त कर देगा और एक नई व्यवस्था ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान को देगा। और ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का मतलब समझते हो आप लोग तो अच्छी तरह से। नहीं समझते हो तो समझ लो, मैं समझा देता हूँ 1 मिनट में। ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का मतलब होगा कि हिंदुस्तान की पावन सरजमीन पर, पावन पवित्र भूमि पर कोई भी ठग, बेईमान, लापरवाह व्यक्ति, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो, न्यायपालिका में हो, या किसी उद्योग में बैठा हो, या किसी और महत्वपूर्ण पद पर हो, नहीं बैठ पाएगा और बैठ ही नहीं पाएगा, खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। सबकी अंतिम सांसें जेलों के अंदर समाप्त होंगी, ये ध्यान रखना। और वो दिन बहुत नज़दीक आ रहा है। लाखों लोगों ने जीवन लीलाएं समाप्त कर ली हैं। ये लाखों ठगी पीड़ितों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। क्रांति होगी, भुगतान क्रांति होगी। उसके बाद हिंदुस्तान में ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण के लिए क्रांति होगी। ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।